कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दूंगा। पूरा का पूरा आदमी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है। बेगुनाहों पर अत्याचार और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। नमस्कार, मैं अजय कुमार। तो आपने हेमंत सोरेन की हुंकार को सुना। उस लाइन पर भी आपने गौर किया होगा जिसमें वह कहते हैं कि अगर है हिम्मत तो कागज पटक कर दिखाइए। अगर 8.5 एकड़ जमीन मेरे नाम पर होगी तो इसी समय मैं राजनीति छोड़ दूंगा, झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। तो बात यह है कि झारखंड में जिस तरह की उठापटक चली है उससे तो ऐसा ही लगता है कि भाजपा का इरादा था कि झारखंड की सरकार तोड़ दी जाए, मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल के गठबंधन की एकजुटता और हेमंत सोरेन की अगुवाई ने भाजपा के बेईमान मंसूबों पर पानी फेर दिया। झारखंड की विधानसभा में 82 सीट है। सरकार बनाने के लिए 41 का आंकड़ा पार करना जरूरी होता है। चंपई सोरेन की सरकार के पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 27, कांग्रेस के 17, राजद और सीपीआईएमएल के एक विधायकों ने मत दिया। इस तरीके से इस गठबंधन के 47 विधायकों ने भाजपा की अगुवाई वाली गठबंधन को हरा दिया, भाजपा के बेईमान मंसूबों पर पानी फेर दिया। हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही झारखंड की सरकार को तोड़ने की नीयत की शुरुआत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से शुरू हुई थी। 31 जनवरी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। जमीन घोटाले से जुड़ा मामला जून 2022 का है। जमीन घोटाले मामले से जुड़ी बारीकियों का सामान्य नजर से सत्यापन नहीं किया जा सकता है, इसलिए मोटे तौर पर कहा जाए तो हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगा है वह यह है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए, फर्जी मालिकों के जरिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में जालसाजी कर जमीन हासिल की गई है, जिस जमीन के असली मालिक हेमंत सोरेन को बताया जा रहा है। ऐसा कोई कागजात नहीं है जो स्पष्ट रूप से बताता हो कि हेमंत सोरेन जमीन के मालिक हैं। इस मामले में हेमंत सोरेन के अलावा एक आईएएस, एक व्यापारी और झारखंड प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने इस मामले में राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप को गिरफ्तार किया है और भानु प्रताप के बयान के आधार पर 12 प्लॉट में बटी 8.46 एकड़ जमीन के मालिक हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप लगाया गया है। तो थोड़ा इस कानून के बारे में समझना जरूरी है कि कैसे इस कानून का ईडी के जरिए दुरुपयोग किया जा रहा है। साल 2022 के अपने एक लेख में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव बताते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को हद से ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। अपराध की कमाई जहां जहां से होकर गुजरती है उन सबको आरोपी बताकर ईडी के अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं। ईडी आरोप लगा देगी, मगर आरोपी की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट के सामने वह खुद को निर्दोष साबित करे। जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी को मिली हद से ज्यादा शक्तियों पर लगाम लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट का सच भी तो सत्ता की ताकत की लाइन पर ही चलता है। जस्टिस खानविलकर ने रिटायरमेंट के ठीक एक दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी को मिले सभी अधिकारों को वैध ठहरा दिया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए आया था, मगर पिछले कई सालों से राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले औसतन 100 से 200 केस दर्ज किए जाते थे, मगर भाजपा के दौर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2019-20 में 562 मामले दर्ज किए, 2020-21 में 981 मामले दर्ज किए और साल 2021-22 में 1180 मामले दर्ज किए थे। जमीन घोटाले मामले पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए तकरीबन 10 समन जारी किए थे, जिसमें से 8 समन पर तो हेमंत सोरेन गए ही नहीं। हेमंत सोरेन का कहना था कि इस मामले में कोई दम नहीं है, महज झारखंड की सरकार गिराने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। अगस्त 2023 में ईडी के एक समन के जवाब में सोरेन ने एजेंसी को लिखा था कि जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियां 1 साल से ज्यादा समय से उन्हें केवल इसलिए निशाना बना रही थीं क्योंकि वह केंद्र में सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं कर रहे थे। ईडी की टीम 30 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के इरादे से दिल्ली के उनके शांति निकेतन आवास पर पहुंची थी। एक दिन पहले ही हेमंत सोरेन को भनक लग गई कि ईडी की टीम दिल्ली पहुंचने वाली है।
उन्होंने ईडी के आने की भनक लग गई। ईडी के आने से पहले वह दिल्ली छोड़कर के झारखंड के लिए रवाना हो गए। खबरों की माने तो चार्टर्ड प्लेन से कोलकाता पहुंचे और वहां से सड़क के रास्ते रांची पहुंचे। इधर बीच ईडी हेमंत सोरेन के शांति निकेतन आवास की छानबीन करती रही और इस बात के जवाब को हासिल करने में फंसी रही कि हेमंत सोरेन कहां चले गए हैं। कहीं से कोई अता पता नहीं मिला। 31 जनवरी को प्रेस के जरिए सूचना मिली कि हेमंत सोरेन रांची में हैं। तब वहां ईडी पहुंची। तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और महागठबंधन के 43 विधायकों ने परिवहन और कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की अगुवाई में गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। राजनीतिक जानकार की माने तो उनका कहना है कि अगर दिल्ली से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती तो भाजपा इस खेल को जीत जाती, क्योंकि दिल्ली से चुपचाप सड़क के रास्ते रांची आने के बाद हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की स्थिति में एक वैकल्पिक सरकार का खाका तैयार कर लिया। गिरफ्तारी के पहले अपना इस्तीफा सौंपकर चंपई सोरेन के जरिए सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर ले जाते तो कौन मुख्यमंत्री होगा, सरकार में कौन किस पद पर होगा। यह सारी परेशानियां इस तरह से सीना तान कर खड़ी हो जाती कि राज्यपाल संवैधानिक संकट के नाम पर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दे देते। मतलब यहां पर हेमंत सोरेन ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस तरीके का दांव खेला कि भाजपा हार गई। मगर उसके बावजूद भी झारखंड के गवर्नर ने आसानी से चंपई सोरेन की सरकार नहीं बनने दी। कई घंटे तक मामले को लटकाए रखा। कई घंटे तक मामले लटकाए रखने का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा दांव पेच खेला जाए कि भाजपा बाजी को मार ले जाए। कई घंटे तक मामला लटकाने के बाद गवर्नर ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर मनोनीत किया। अपनी सरकार का दावा साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया। इसी के मुताबिक 5 फरवरी को झारखंड की विधानसभा में चंपई सोरेन की सरकार ने सरकार बनाने का विश्वासमत प्रस्ताव रखा और इस विश्वास प्रस्ताव को 47 विधायकों की सहमति उनके मत के साथ जीत लिया। इसके अलावा 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट के तहत ईडी के अधिकारियों पर रांची के SC/ST एक्ट थाने में केस भी कर दिया था। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया था कि ईडी ने 30 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ करने के लिए उन्हें रांची में उपस्थित रहने के लिए कहा था, जबकि उनकी अनुपस्थिति में ईडी ने दिल्ली के उनके आवास पर छापा मार दिया। यह गलत है। 31 जनवरी को रांची में थे तो ईडी ने उनके दिल्ली आवास पर छापा क्यों मारा? उनका परिवार अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है। ईडी के झूठे और बनावटी कृत्य से उनके पूरे परिवार को सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। वह आहत हुए हैं। 31 जनवरी को गिरफ्तारी से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपना संदेश भी जारी कर दिया था। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि ईडी ने मुझे एक ऐसे विषय पर गिरफ्तार करने का फैसला सुनाया है जो मुझसे जुड़ा ही हुआ नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का दावा किया गया है, वह भी ऐसे जमीन का जो भूहरी जमीन होती है, जो बिकती नहीं है। इनको कहीं सबूत नहीं मिला तो दिल्ली में छापेमारी कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई। जिस जमीन का बात मुझसे जोड़ा जा रहा है, जिस जमीन को मेरा बताकर मुझे गिरफ्तार किया गया है, उस जमीन से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। जाली कागज, फर्जी कागज बना करके मुझे गिरफ्तार किया गया है। मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। इस पर भी कानूनी मामलों के जानकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला समझ में नहीं आता है। अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो पत्रकारिता करने की बजाय भाजपा का प्रचार करने का काम करते हैं, उन्हें आर्टिकल 32 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत मिल जाती है। मगर एक कार्यरत मुख्यमंत्री को राहत क्यों नहीं मिली? हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिन्हें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और उसे आर्टिकल 32 के तहत राहत भी नहीं मिली। यह पूरा मामला बनावटी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से हेमंत सोरेन को आरोपी बनाया गया है। अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो हम कहां पर जाएंगे? पीएमएलए एक्ट के तहत सुनवाई करने वाली स्पेशल अदालत ने विश्वास मत के दौरान हेमंत सोरेन को सदन में अपनी मत रखने के लिए जाने की इजाजत दी थी। इस पर ईडी ने कहा था कि हेमंत सोरेन सदन में जाकर केवल अपना मत देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। इस पर हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर ईडी यही बात सदन में जाकर कैमरे के सामने स्पीकर से कह देंगे तो वह चुप रहेंगे। ईडी ने ऐसा नहीं किया और हेमंत सोरेन सदन में जमकर गरजे, जमकर हुंकार किया। सुनिए उनके भाषण का हिस्सा। नियम, कायदे, कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है।
लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी सुनियोजित तरीके से, बड़े लंबे समय से 2022 से 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। बड़े तरीके से उस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था, लेकिन ये इनकी जो पकवान है ये पकने को तैयार नहीं थे। लेकिन इन प्रकार इन्होंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनियोजित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। और आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य में करने की तैयारी हो रही है। बड़ा सुनियोजित तरीके से अनेकों कालखंड को देखेंगे अध्यक्ष महोदय, जो इन आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार अध्यक्ष महोदय नए नए चेहरे, नए नए शक्ल, नए नए रूप में दिखते रहे हैं। आज उसी का जीता जागता उदाहरण 31 जनवरी को देखने को मिला है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी दलित पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। एक्चुअली दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय इस राज्य का, तथाकथित हमारे राज्य के ही कुछ लोग जो ऐसे सामंती विचार वाले के चरणों में जाकर के झुककर उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे, नहीं तो इस राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती अध्यक्ष। राज अलग हुए 23 साल हो रहे हैं, 24 साल हो गए अध्यक्ष महोदय। किसने सबसे अधिक राज किया इस राज्य में? ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास।
क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई है ताकि हम कैसे इसको निकल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं, गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो। ये हमारा संकल्प है। ना हम पीछे हटे हैं, ना हम लोगों ने पीठ दिखाई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोर्ट का आदेश है कि मीडिया के सामने या बाहर वक्तव्य नहीं देना है। तो हमने ईडी वाले से पूछा क्या सदन में भी बात नहीं रखनी है? तो उन्होंने ये भी कहा नहीं, सदन में भी आप नहीं रख सकते। हम बोले वाह। तो मैंने कहा कि आइए स्पीकर साहब के चैम्बर में खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, वहां से आदेश जारी कीजिए, फिर हम चुप हो जाएंगे। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। अब उस दिन का इंतजार है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।